हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये हमारा जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2022 वाला, यानी 10 तारीख को एग्जाम जो हुआ था, उसमें सुबह पाली का पेपर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने पिछली क्लास में विभाग ए और विभाग बी के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था, राइट। और अगर आप लोगों ने ये विभाग ए और विभाग बी नहीं देखा हो तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पेपर अच्छे से सॉल्व किए होंगे, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि देखो, 100% हम कभी नहीं बन सकते हैं। हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं जिंदगी भर। अगर आप ऐसा समझोगे कि मुझे 100% आ गया है तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप सीखना बंद कर चुके हो। इसीलिए जो भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एक बार जरूर देखना। मे बी पॉसिबल आपको एक नया एस्पेक्ट देखने को मिले, एक नया नजरिया देखने को मिले, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। और आज की क्लास में बेसिकली स्टार्ट करेंगे विभाग सी। ओके, तो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि विभाग सी में जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा, यहाँ तक कि जो ये अथवा वाले दिए हैं वो भी, कि क्या पता हो सकता है आपने अथवा वाला सॉल्व किया हो और आपके दोस्त ने दूसरा वाला सॉल्व किया हो। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, उनको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले विभाग सी का जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है ए बी और सी, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, ए बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2021 के दिन उनकी पूंजी अनुक्रम से 40,000 रुपए, 30,000 रुपए और 80,000 रुपए, राइट। ए बी सी तीन लोग हैं और उनकी पूंजी क्रमशः कितनी, 40, 30 और 80। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। यानी कि जानकारी मिली उसके अनुसार क्या पता चला कि पूंजी पर 12% ब्याज गिनना जो है वो बाकी रह गया है। अब बोला है कि तुम भूल सुधार के बता कि भूल सुधार की प्रविष्टि कैसे होगी। तो जब भी ये वाला पॉइंट आता है, यानी पूंजी पर ब्याज का आता है या आहरण पर ब्याज का आता है और भूल सुधार करने के लिए करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ब्याज की गणना करनी है। तो ब्याज की गणना करने, क्योंकि सुधारना तो उसी को है ना, तो यहाँ पे तो पूंजी दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसी को लेके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आपको ब्याज को लेकर आगे आगे बढ़ना है। तो पहले हम क्या करें, इस पर ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो सॉल्यूशन मैंने किया वो कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ बाजू में गणना करके एक बार दिखा देता हूँ, राइट, ताकि आपको क्या रहे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम अमाउंट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम अमाउंट लिखते हैं तो ए बी और सी तीन लोग हैं। ए का जो था वो था 40,000, बी का 30,000 और सी का 80,000। ठीक है, कितना परसेंट था, 12%। तो कैल्सी मिली को 40,000 गुणे 12%, 30,000 गुणे 12%, सॉरी 112 हो गया ये, 12%। और 80,000 गुणे 12%। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 40,000 गुणे 12 करो तो 12×4 = 48, यानी 4,800। ये 3,600 और 12×98, यानी कि 9,600। ये आया हमारा पूंजी पर ब्याज। तो अब इसकी गणना कैसे करोगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी, और बाजू में लिख देना कुल। क्या लिखोगे बाजू में, कुल। क्लियर है इतना। उसके बाद लिखोगे कि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज। क्या लिखोगे, पूंजी पर 12% की दर से ब्याज। और हमने जितना निकाला वो 4,800 रुपए, 3,600 रुपए और 9,600 रुपए, यानी टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि हमेशा ध्यान से सुनना, जब भी हमेशा जो पहला पॉइंट लिखोगे, चाहे वो पूंजी पर ब्याज लिखो चाहे वो आहरण पर ब्याज लिखो, ध्यान से सुनना, चाहे वो पूंजी पर ब्याज लिखो चाहे वो आहरण पर ब्याज लिखो, हमेशा दिमाग में जो रखना है वो हमेशा पहला जो नजरिया होगा वो किसकी नजर से होगा, साझेदार की नजर से होगा। ध्यान से सुनना, किसकी नजर से सोचोगे, साझेदार की नजर से। जब साझेदार की नजर से सोचोगे तो पूंजी पर ब्याज जो है साझेदार के लिए फायदा है, और फायदा होने का मतलब उसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है। हालांकि आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ना लिखना भी ये दर्शाता है कि ये ऑलरेडी क्या है, प्लस में है। क्लियर हुआ इतना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरा जो नजरिया होगा वो किसका होगा, पीढ़ी का होगा। क्लियर है इतना। पहला नजरिया किसका होगा, साझेदार का। दूसरा नजरिया किसका होगा, पीढ़ी का। अब पीढ़ी वाला कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे कि पूंजी पर ब्याज जितना, ये ब्याज लिखना भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बना दिया है। क्या होगा, पूंजी पर ब्याज जितना कुल लाभ में कमी। अब ध्यान से सुनना कि कमी क्यों लिखा है। आपको पता है कि पूंजी पर ब्याज जो है वो कौन चुकाएगा, वो पीढ़ी चुकाएगी। तो जब पीढ़ी चुकाएगी तो उसका मतलब उसका क्या होगा, लाभ जो होगा वो कम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे वही लिखना है कि लाभ में कमी। जो मैंने लाभ में कमी लिखा, कुल कितनी कमी हो रही है, तो कुल 18,000 रुपए कम हुआ। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इनको 18,000 रुपए मिला था, यानी लाभ में कुल कमी कितना हुआ, 18,000 रुपए हुआ। अब ये 18,000 रुपए का करना क्या है, अब ये 18,000 रुपए आपको पता है कि जो भी व्यवसाय का रिजल्ट होता है, यानी व्यवसाय का जो भी अच्छा बुरा परिणाम होता है, बाद में वो सहना किसको पड़ता है, साझेदारों को।
इसका मतलब ये हुआ इस 18,000 रुपए का हम क्या करेंगे, साझेदारों के बीच बंटवारा कर देंगे। सवाल में कुछ भी दिया नहीं है, इसलिए हम जो बंटवारा करेंगे वो कौन से भाग में करेंगे, वो समान भाग में करें, यानी समान हिस्सा में बंटवारा करेंगे। तो यहाँ पे समान हिस्सा में करोगे तो 18,000 भागे 3 करोगे तो एक का आएगा 6,000, दूसरे का आएगा 6,000 और तीसरे का आएगा 6,000। पर अंतर इतना, ये क्या होगा, ये माइनस में होगा। सवाल है माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ में कमी हो रहा है। और लाभ में कमी होने का मतलब ये हुआ कि साझेदारों की पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब साझेदारों की लाभ में कमी होगी, इसका मतलब उनकी पूंजी में भी क्या होगी, कमी होगी। और पूंजी में कमी होने का मतलब वो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, 4800 में से 6,000 माइनस किया तो माइनस 12,000 आया। 3600 में से 6,000 माइनस किया तो माइनस 2,400 रुपए आया। 9,600 में से 6,000 माइनस किया तो 3,600 रुपया। क्लियर हुआ इतना। अब इसमें याद रखना है कि जब आंसर माइनस में आता है तो उसको लिखते हैं उधार। क्या लिखते हैं उसको, उधार। और आंसर प्लस में आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, जमा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये माइनस में है इसलिए इसको उधार लिखा, और ये प्लस में है इसलिए इसको जमा लिखा। तो यानी कि रोजनामचा क्या बन जाएगा, रोजनामचा बन जाएगा ए और बी के पूंजी खाते उधार और सी की पूंजी खाते जमा। ये माइनस का मतलब होता है उधार, और इसी पर से तुम्हारा रोजनामचा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा ए और बी के पूंजी खाते उधार और सी के पूंजी खाते जमा। क्लियर है इतना। तो ये हमारा रोजनामचा बन जाएगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सीला, सुरभि और सीमा। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या लिखा है, सीला, सुरभि और सीमा 2:5:1 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। यदि वर्ष के अंत में पीढ़ी का कुल लाभ 1,92,000 रुपए हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, बस आपको क्या करना है, आपको बंटवारा करना है। अब बंटवारा करने के लिए आपको कैलसी चलाना आना बहुत जरूरी है। कैलसी चलाना नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जैसा बता रहा हूँ वैसा आप देख लेना। यहाँ पे करना क्या होगा, हमारे पास 3 लोग हैं, सीला, सुरभि और सीमा। तो चलते हैं देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारे पास 3 लोग हैं, सीला, सुरभि और सीमा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे भाई पेढ़ी का कुल लाभ कितना है, 1,92,000 है। लाभ का प्रमाण कितना है, 2:5:1 है, मैंने वो लिख दिया। 3 नाम लिख दो, नाम क्या है, सीला, सुरभि और सीमा। राइट। व्यवसाय का कुल लाभ कितना, 1,92,000, तीनों में लिख दिया 1,92,000, 1,92,000। अब ध्यान से सुनना, अनुपात है 2:5:1, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 8। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरह से करके दर्शा दिया है कि इनका टोटल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 2 हिस्सा किसको मिल रहा है, सीला को। 5 हिस्सा किसको मिल रहा है, सुरभि को। और 1 हिस्सा किसको मिल रहा है, सीमा को। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1,92,000 गुणे 2/8। क्लियर हुआ इतना। इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,92,000 गुणे 2/8, 1,92,000 गुणे 5/8, फिर 1,92,000 गुणे 1/8। सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 48,000, 1,20,000 और 24,000 रुपए। क्लियर है इतना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आपको इतना ही सॉल्व करना है। अगर आपको और एक्स्ट्रा भाई दिखाना है कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है तो नीचे लिख देना, लाभ का बंटवारा बराबर सीला, सुरभि और सीमा, तीनों का रकम नीचे नीचे से लिख देना। नहीं लिखोगे तो इतना भी सही माना जाएगा। ओके, चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रीति, रीति और नीति, 3 लोग हैं, प्रीति, रीति और नीति। लाभानी वितरण का प्रमाण बदलकर, यानी लाभानी वितरण का प्रमाण 5:2:2 बदलकर 2/9, 3/9 और 4/9 निश्चित किया। यानी कि बदलना है तो मतलब ये पहले वाला होगा और ये क्या होगा, अब वाला होगा। अब ध्यान से सुना, पहले का मतलब ये क्या होगा, ये होगा पुराना, और अब का मतलब ये क्या होगा, नया। क्लियर है इतना। ये क्या होगा, पुराना, और ये क्या होगा, नया। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन को लिखना समझो। पहले इसको लिखो पुराना और इसको लिखो नया। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तीनों का नाम लिख दिया। तीनों का नाम क्या है, तो तीनों का नाम है प्रीति, प्रीति और नीति। फिर पुराना प्रमाण दिया है 5:2:2, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 9। ये आदत डाल लो लिखने की, आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। फिर उसके बाद ये पुराना प्रमाण है, अब भाग लिखो। सर भाग और प्रमाण में डिफरेंस क्या है, प्रमाण को हम इस तरह से दर्शाते हैं और भाग को हम इस तरह से दर्शाते हैं। क्लियर है इतना, यानी बटे में करके। तो यहाँ पे टोटल 9 है, यानी 5/9, 2/9 और 2/9, यानी 2 हो गया ना। तो यहाँ पे 2/9। तो पहले ये काम कर लो। ये काम करने के बाद अगला क्या पॉइंट था, अगला था नया भाग। राइट, क्या था, नया भाग। तो नया भाग तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 2/9, 3/9 और 4/9। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 2/9, 3/9 और 4/9। और सवाल में हमें पूछा लाभ का प्रमाण। अगर हमें सवाल में लाभ का प्रमाण पूछा तो सबसे पहले आपको लाभ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लाभ का फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना। क्या होता है, नया माइनस पुराना। तो सबसे पहले क्या करो, प्रीति, रीति, 3 नाम लिखो। क्या लिखोगे, प्रीति,
प्रीति और नीति। तो प्रीति का है 2/9, 3/9 और 4/9। देखो ये है ना, ये ए रहा 2/9, 3/9 और 4/9। पहले ये लिख दिया। फिर पुराना, पुराना कितना है 5/9, ये रहा देखो 5/9, 2/9 और 2/9। तो 5/9, 2/9 और 2/9। अब ध्यान से देखोगे तो तीनों का जो डिवाइड वाला है वो क्या है, सेम है। जब डिवाइड वाला सेम हो तो हमने पढ़ा है कि डिवाइड का सेम होता है डायरेक्टली प्लस माइनस कर दो। डिवाइड का सेम है तो 2 में से 5 गया, डायरेक्टली आ जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 1। अब ध्यान से सुनना, हम निकाल रहे थे लाभ और आंसर आ गया माइनस में। तो जब आंसर आ गया है माइनस में तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्याग। याद रखना कि जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो और आंसर माइनस में आता है तो आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। यानी लाभ निकाल रहे हो माइनस में आए तो त्याग होगा, त्याग निकाल रहे हो आंसर माइनस में आए तो लाभ होगा। क्लियर है? ये दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं दर्शाते हो तो बोर्ड एग्जाम में इसके भी आधे नंबर कट जाते हैं। इसलिए कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना कि तुम्हारा इतना ही लिखना काफी होगा। ओके, इसका मतलब वो ये समझेंगे कि तुम्हें नहीं आता था इस वजह से तुमने लिखा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे मैं बताता रहूंगा। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आपने कर भी लिया है तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा बढ़िया से समझना। सॉल्यूशन भले मत लिखना, सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा जो है वो ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पुनः मूल्यांकन संबंधी निम्न संजोगों में नमूना की प्रविष्टि लिखो। यानी आपको समझाना है कि जो रोजनामचा बनता है वो क्या बनेगा। प्रविष्टि का मतलब याद रखना, जब भी कहीं आपको प्रविष्टि लिखा रहे, बच्चे ये बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोगों ने 11वीं में फोकस नहीं किया था, पढ़ाई नहीं था, तो उसमें फोकस क्या करोगे, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तो जब भी प्रविष्टि लिखा हो तो समझ जाना हमें क्या लिखना है, रोजनामचा लिखना होता है। ठीक है, ये 11वीं में ही सब सिखाया जाता है, पर आप लोग 11वीं पढ़े नहीं हो, उसका रीजन है भाई लॉकडाउन था उस समय और समस्या थी। पर मैं इस चीज को इग्नोर करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रविष्टि का मतलब क्या होता है, रोजनामचा। अब यहाँ पे बोला है कि संपत्ति की कीमत में वृद्धि, कमी, दायित्व की कीमत में वृद्धि और कमी। अगर आप लोग ने मेरी क्लास अटेंड की होगी, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मेरी क्लास अटेंड करने का फायदा ये है कि आपका जो थियोरी पोर्शन है वो अपने आप कवर हो जाएगा। आपको थियोरी के लिए अलग से माथा पच्ची करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उन लोगों को ये बात फील हुआ होगा, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मेरी पुरानी क्लासेस जो है, यानी अकाउंट पार्ट 1 का, उसको भी एक बार देखने की कोशिश करना। आपको आइडिया लगेगा कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ। आपको एक वीडियो देखना, एक वीडियो से आप जजमेंट कर लोगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या है कैसा है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रविष्टि करना समझेंगे। तो प्रविष्टि करने के लिए मैंने पहले पूरा सवाल लिख दिया कि संपत्ति की कीमत में वृद्धि और कमी। तो वृद्धि वाला पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। वृद्धि वाला पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, अगर संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो रही है मतलब मुझे क्या हुआ है, फायदा। ध्यान से सुनना, संपत्ति की कीमत में वृद्धि का मतलब फायदा, और कमी का मतलब मुझे क्या हुआ है, नुकसान। और ये बात मैंने समझाया था, अगर फायदा होता है तो पुनः मूल्यांकन को जमा करोगे और नुकसान होता है तो पुनः मूल्यांकन को उधार करोगे। तो देखो इसमें लिखा है पुनः मूल्यांकन खाते जमा, और अगर पुनः मूल्यांकन जमा हुआ तो संपत्ति खाते क्या हो जाएगा, उधार। और यहाँ पे कमी हुआ, कमी होने से नुकसान, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, तो संपत्ति खाते क्या हो जाएगा, जमा। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, फायदा और नुकसान के बेस पे ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको क्लियरली जो है वो समझ में आएगा। फिर चलते अगला है। तो अगले में लिखा है दायित्व की कीमत में वृद्धि। तो दायित्व का बढ़ना मतलब हमारे लिए क्या है, नुकसान। ध्यान से सुनना, दायित्व का बढ़ना हमारे लिए क्या है, नुकसान, और उसमें कमी होना हमारे लिए क्या है, फायदा। तो सबसे पहले नुकसान और फायदा पे फोकस करते हैं। नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और फायदा होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो यानी पहला एंट्री बन जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और दूसरे में बन जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते जमा। अब किस चीज में कमी वृद्धि हुई, तो दायित्व में। तो अगर पुनः मूल्यांकन उधार हुआ है तो दायित्व खाते जमा करो, और यहाँ पे पुनः मूल्यांकन जमा हो तो दायित्व खाते क्या कर दो, उधार कर दो। क्लियर है इतना? तो ये आपका हो गया प्रविष्टि, और इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्लियर है इतना? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 24। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में अथवा में था, और अथवे में लिखा हुआ था कि त्याग के प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच अंतर लिखिए। आपको अंतर लिखना। आप बोलोगे सर हमने तो अंतर कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर नहीं पढ़ा है, सवाल तो सॉल्व किए हो ना, चैप्टर तो पढ़े हो ना, बस उसी में से 3 पॉइंट आपको लिख देना है। अब क्या है वो देखो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परिभाषा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, परिभाषा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, परि, नहीं ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा और आगे से लिखना पड़ेगा, परिभाषा। अब बोलोगे सर परिभाषा याद नहीं रहता है इसका। अरे तो कुछ नहीं करना, ध्यान से रीड करना क्या लिखा है मैंने। जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में अमुक परिवर्तन हो, पहली बात आपको यही याद रखनी है कि
त्याग का या लाभ का प्रमाण हम कब निकालते हैं? जब जो साझेदार है उनके लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन होता है, तभी तो चेक करते हैं ना कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो पहला पॉइंट यही याद रखना है, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में अमुक परिवर्तन हो, तब ये पहली लाइन हो गई। इसमें भी सेम है, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में अमुक परिवर्तन हो, तब ये हो गई पहली लाइन। उसके बाद अब त्याग वाले में अमुक साझेदार के लाभ के प्रमाण में क्या होती है? कमी। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। तो अब क्या होगा कि कुछ साझेदार के लाभ के प्रमाण में क्या होती है? कमी होती है। और इसमें क्या होगा? तब अमुक साझेदारों को प्राप्त लाभ के प्रमाण में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी इसमें कमी होती है और इसमें वृद्धि होती है। सीधी सी मतलब जो है, सॉरी, सीधा सा मतलब है, त्याग का मतलब कमी और लाभ का मतलब वृद्धि यानी कि फायदा। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा? अर्थात पहले से अब कम भाग मिलता है। कमी होने का मतलब पहले जितना मिलता था अब उससे क्या हो रहा है? कम मिल रहा है। तो ऐसे लाभ के प्रमाण में जो कमी होती है, उस प्रमाण को ही हम क्या कहते हैं? त्याग का प्रमाण कहते हैं। देखोगे ना कितना बढ़िया परिभाषा बन गया। उसी तरीके से इसमें भी, अर्थात अमुक साझेदारों को पहले की अपेक्षा अब क्या मिल रहा है? अधिक मिल रहा है। यहाँ पे पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है? कम मिलता है और यहाँ पे अधिक मिलता है। तो उस प्रमाण को ही हम क्या कहते हैं? लाभ का प्रमाण कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट परिभाषा का, जिसमें मैंने 3 मुद्दे अलग अलग करके बताए। आपको इसी तरीके से याद करना है तो आपको याद करने में आसानी होगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका सूत्र का। अब सूत्र क्या होता है? तो त्याग का सूत्र होता है पुराना माइनस नया, और लाभ का फॉर्मूला होता है नया माइनस पुराना, सिंपल। उसके बाद ये जो चौथा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्या एक्सप्लेनेशन? कि जब हम त्याग की गणना करते हैं और त्याग की गणना करते समय आंसर प्लस में आए तो उसे हम त्याग बोलते हैं, लेकिन अगर आंसर माइनस में आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे। सेम वही बात कि लाभ की गणना कर रहे हो तो आंसर अगर प्लस में आए तो उसको लाभ बोलोगे, लेकिन आंसर माइनस में आए तो उसको क्या बोलोगे? त्याग। अब बोलोगे सर ये कैसे बना दिया आपने? तो अभी मैंने जो इसके पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ये रहा, इसमें मैंने यही समझाया ना, अगर माइनस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्याग बोलेंगे। हम निकाल कर रहे थे यहाँ पे लाभ निकाल रहे थे, तो ये भी तो हमारे एक अंतर हो गया कि नहीं हो गया? राइट? तो अंतर जो है वो इसी तरीके से बन जाता है, अंतर कोई अलग से पैदा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन वाला भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यवहारों की पीढ़ी के विसर्जन के संजोगों में होने वाली प्रविष्टि लिखो। अब हमें बताना है रोजनामचा। क्या बताना है हमें? रोजनामचा लिखना है। और रोजनामचा भी कौन से समय में? विसर्जन के समय में। देखो यहाँ पे आया ना फिर से प्रविष्टि, और ये बात मैंने ऊपर ही लिख दिया, प्रविष्टि का मतलब होता है रोजनामचा। अब इसका रोजनामचा देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्रों की बहिर्गमन, ये क्या है? यंत्र है। राइट? इसे लेकर कौन गया? अतिक लेकर गया। पहले सवाल में जो मेन मुद्दा है वो ढूंढो कि संपत्ति है कि दायित्व है। अब चलते इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो संपत्ति है, तो मैंने कहा था संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार होता है। लेकिन खाता बंद करोगे तो संपत्ति क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। राइट? तो यहाँ पे देखोगे तो हुआ यंत्र खाते जमा। क्या हुआ है? यंत्र खाते जमा। और यंत्र जमा हुआ है तो उधार क्या हो जाएगा? वसूली। सिंपल सी बात है, यंत्र जमा तो वसूली उधार। अब सवाल में बोला था 35 का था, लेकर गया 38 में। कौन लेकर गया? अतिक। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले वसूली खाते उधार और यंत्र खाते जमा। अब यहाँ वसूली उधार हुआ तो इसमें क्या कर दो? यहाँ पे वसूली को जमा कर दो। पहले में उधार है तो दूसरे में जमा। अब ये जमा हो गया तो उधार क्या होगा? अतिक होगा, क्योंकि लेकर कौन गया? अतिक लेकर गया। राइट? तो सिंपल सा याद रखना है पहले कि क्या बंद कर रहे हो, तो संपत्ति है तो संपत्ति हमेशा उधार होता है, बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और जमा हो गया तो वसूली उधार, अगर पहले में वसूली उधार तो दूसरे में वसूली जमा, और वसूली जमा तो जो सामने नाम दिया उसको उधार कर दो। क्लियर है इतना? तो ये हो गया तुम्हारा पहले सवाल का रोजनामचा। अब दूसरा सवाल क्या लिखा है वो देख लेते हैं। दूसरे सवाल में लिखा है कि साझेदारी पीढ़ी की बही में 30,000 की देनी हुंडी है। ये क्या है? देनी हुंडी दायित्व है जो ईशान चुकाना स्वीकार किया। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो, दायित्व है। और दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? उधार। तो दायित्व उधार हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देनी हुंडी खाते उधार, तो वसूली खाते जमा। अब यहाँ पे वसूली जमा हुआ है तो अगले में क्या हो जाएगा? वसूली खाते उधार। अब वसूली उधार हो तो जो सामने नाम दिया वो जमा हो जाएगा। तो ईशान की पूंजी या चालू खाते जमा। ये चालू मैंने इसलिए लिख दिया, अब हमें बोला नहीं है कि कहाँ लेकर जाना, इसलिए पूंजी और चालू दोनों लिख दोगे तो थोड़ा इससे सामने वाले को पता चलेगा कि तुम्हें नॉलेज है इस चीज का। राइट? यहाँ पे ईशान है कि ईशन है? हाँ, ईशानी नाम है। तो वैसे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कंफर्म कर लेता हूँ। क्लियर हुआ इतना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का रोजनामचा। पता चला रोजनामचा का आइडिया कैसे बनेगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत बच्चे छोड़कर आ गए हैं, तो इन चीजों पे ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास जो कंप्लेन है वो आती गई है कि सर पेपर में ये प्रॉब्लम हुआ, टाइम कम मिला। तो इसलिए मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ जिससे आप अपना टाइम बचा भी सकोगे। यहाँ पे रट्टा मारोगे गलतियां होंगी, पूरा जाएगा। इसलिए इस तरह से लिखोगे तो गलती होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। ठीक है? फिलहाल चलते हैं अगले पॉइंट पे, और टाइम भी बचता है, ये भी याद रखना। अगला है
निम्नलिखित विधान सही है या गलत, गलत हो तो सुधार कर सही विधान लिखो। एक बात याद रखना, पहले ये बताना होता सही है या गलत, याद रखना है पहले यही बताना होगा कि सही है या गलत। अगर सही है तो बात खत्म, गलत है तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई तुमने उसको गलत क्यों लिखा है, सुधार कर सही वाला बताओ। ये ऐसा नहीं कि तुम गलत है बोल के भाग गए, गलत है तो सही वाला बताओ ना तुम्हारे हिसाब से। राइट, तो जैसे पहला सवाल लिखा है कि सभी साझेदार दिवालिया बने तो पेड़ी का विसर्जन होता है, तो ये सही है, तो इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब सारे के सारे दिवालिया हो गए तो पेड़ी जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा है पहला पॉइंट क्या है, सही है। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा राइट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखा है साझेदार की पत्नी ने स्त्री धन में से ली लोन, पेड़ी के त्राहित दायित्व के पहले चुकाई जाती, तो ये क्या है, गलत है। तो अब गलत क्यों है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि साझेदार की पत्नी ने लोन दिया हो तो पेड़ी के त्राहित दायित्व के साथ चुकाया जाता है, ना कि पहले। ये जो आपका मेन वर्ड है ये है कि साथ में चुकाया जाता है, ना कि पहले, क्योंकि पहले तो विसर्जन खर्च चुकाते, इसलिए ये हमारा पॉइंट होगा कि साथ चुकाया जाता है। क्लियर है, ये आपका सही वाला मुद्दा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कारीगर लाभांश फंड या पेड़ी का एकत्रित अनामत है, तो ये भी क्या है, गलत है। सवाल है गलत क्यों है, क्योंकि ये अनामत नहीं है तो क्या है, ये है पेड़ी का दायित्व। तो याद रखना है ये क्या है, पेड़ी के लिए दायित्व है। तो पहले लिखोगे सही गलत, उसके बाद उसका जवाब, गलत का जवाब ये मैंने गलती से नीचे लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पहले लिखना है। पहले बताओगे सही है या गलत है, फिर उसका गलत होने का रीजन दोगे, क्योंकि तुमने अगर सामने वाले गलत साबित किया तो क्यों गलत साबित किया वो भी बताओ। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वसूली खाता। अब वसूली खाता का आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वसूली खाता का संक्षिप्त टिप्पणी मतलब वसूली के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना, तो ये हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से लिखेगा। तो नॉर्मली कोशिश करना कि 2-3 पॉइंट ऐड करने कर देना, ताकि जिससे क्या हो, सामने वाला नंबर देने में थोड़ा भी कंजूसी ना करे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने वसूली खाता के बारे में क्या लिखा है, थोड़ा सा जानकारी ही मैंने ऐड किया है वसूली खाता के बारे में। तो वसूली खाता के बारे में सबसे पहले मैंने क्या आइडिया, देखो मैंने पैराग्राफ बना के किया है, अगर दिख रहा हो तो। मेरा पेन कहाँ चला गया, ओ सॉरी, ये गलत चूज कर लिया था। हाँ, अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने एक पॉइंट, देखो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, क्यों, इसलिए मैंने ऐसा पैराग्राफ बना के लिखा है ताकि सामने वाले को लगे कि मैंने 3 पॉइंट लिखा है। पहले है वो एक ही आंसर, पर सामने वाले को लगेगा कि 3 पॉइंट है, तो वो 3 पॉइंट पढ़ेगा तो वो धड़ाधड़ 3 नंबर दे देगा। आपको याद रखना ये बेसिकली ये आइडिया आप स्पेशली इस्तेमाल कर सकते हो थियोरी में। अब पूछोगे सर थियोरी मतलब, तो थियोरी मतलब इको, बीए और एसपी में ये जो तरीका है बहुत कारगर साबित होगा। और ये तरीका मैंने बीए, बीकॉम, एमकॉम हर जगह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये तरीका हमेशा सक्सेसफुल होता है, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं क्या लिखा है मैंने। पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की संपत्ति और दायित्वों के निपटारा के हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता अर्थात वसूली खाता। राइट, सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बता दिया कि वसूली खाता अर्थात क्या। कभी भी जब हम ऐसा कुछ होता है तो पहले हम वही बताते हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज इसका क्या कहता है कि भाई ये क्या है, वसूली खाता क्या होता है। उसके बाद अगला पॉइंट होगा कि वसूली खाते को संपादन खाते के रूप में भी जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये बहुत कम बच्चे लिखेंगे, तो ये अगर आप लिखते हो तो आपका यूएसपी माना जाएगा, बोलेंगे अरे भाई इसको तो बहुत बढ़िया नॉलेज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि उसका विशेष नाम क्या है। उसका दूसरा नाम है संपादन खाता। अब तीसरा पॉइंट कि साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए रोकड़ बैंक सिवाय के सभी संपत्ति और दायित्वों का खाता बंद करके वसूली खाता में उसकी बही कीमत पर ले जाया जाता है। अब ये वसूली खाता क्यों बनाते हैं तो ये पहले ही बता दिया था, पर एक्सप्लेनेशन नीचे वाले पॉइंट है कि हम चौपड़ा बंद करते हैं और रोकड़ बैंक के सिवाय, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रोकड़ और बैंक के सिवाय बाकी जितने भी संपत्ति होंगे, जितने भी दायित्व होंगे, सभी का खाता बंद करके हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वसूली खाते में। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है, कौन सी कीमत पे, बही कीमत पे, यानी किताब में जो दिया गया है उसी कीमत में ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का थियोरी का एक्सप्लेनेशन। क्लियर इतना, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब अगला स्टार्ट होता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिलहाल आज अभी की क्लास में सेक्शन सी ही रखते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको समझ में भी आता है, अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन, तो आप वो भी बताना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिव्यू देते रहोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। क्लियर है इतना, बाकी कुछ भी मन में समस्या रहती है तो आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि सर हमें पेपर चाहिए या आईएमपी चाहिए, या मॉडल क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन कैसे करना होता है, थियरी पेपर लिखना कैसे होता है, वो सारी बातें जो भी आपके मन में डाउट होगा आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो।
ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।